हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट क्लासेस कराई हैं ऑल सब्जेक्ट की, और इसमें हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास पड़ी है। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास को ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें इनकी संख्या होगी, वो होगी 120। कितनी होगी? 120 इनकी संख्या होगी। और आप इस क्लास को जरूर देखें और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आप इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएलएड 2020 में आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक कौन था, या मुख्य व्यक्ति, या पहला राजा कौन था, पहला सम्राट कौन था? तो आप उसका आंसर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि 10 अवतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ झांसी में स्थित है। और देवगढ़ झांसी कहाँ उपस्थित है? यूपी में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था। कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए ये काफी रामबाण साबित होगी। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आंसर देखते हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी और तीसरी है कायांतरित चट्टान। कौन कौन सी होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय, दूसरी है कायांतरित, ठीक है, और तीसरी है अवसादी। तीसरी क्या है? अवसादी चट्टान। क्या है? अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूध से। किससे? दूध से। अब हम कुछ क्रांतियों को देख लेते हैं। ठीक है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। दुग्ध क्रांति यानी कि सफेद
यह श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। इसी गोल क्रांति, इसी प्रकार से गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज से, मांस से, इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा, इसका हम आंसर लिख लेंगे कि ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। कब आता है? पूर्णिमा के दिन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 1 लाइनर प्रश्नों को करेंगे। इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 जो अनुच्छेद होते हैं वो नागरिकता से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? नागरिकता से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के 2 संस्थापक कौन कौन से हैं? अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्थायी पवन किसे कहते हैं? स्थायी पवन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्षा भर, एक ही क्रम में यानी कि एक ही क्रम में एक ही डायरेक्शन में वर्ष भर चलती हैं, यह एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं कि ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर चलती हैं। क्या होता है? एक ही क्रम में वर्ष भर चलती हैं और एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। जैसे कि पूरब की ओर चल रही हैं या उत्तर की ओर चल रही हैं तो उसी की दिशा में चलती रहेंगी, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे स्थायी पवन। क्या कहेंगे? स्थायी पवन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की बुक का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नाम क्या है? मेगास्थनीज की बुक का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मौर्य शासन में सेना संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य की क्या थी? एक संस्था थी या संगठन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? मौर्य शासक में नगर के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? व्यवहारिक महामात्र। क्या कहते हैं? व्यवहारिक महामात्र किसको कहते हैं? नगर के न्यायाधीश को। जबकि जनपद के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? जनपद के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? राजुक कहा जाता है। जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, जबकि नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। जो भूमि कर एकत्र करते हैं, जो भूमि की कर को लेते हैं, क्या करते हैं? भूमि की कर या फिर ब्याज को लेते हैं, यानी कि उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसके अधिकारी को कहते हैं अग्रम। क्या कहते हैं? अग्रम। क्या कहते हैं? अग्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या थे? मौर्य प्रशासन में तीर्थ किसको कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा शासन की सुविधा हेतु, शासन की सुविधा हेतु केंद्र शासन
कई विभागों में विभक्त था। शासन की सुविधा के अनुसार जो केंद्र का शासक था, ठीक है, केंद्र का जो शासन था वो कई विभागों में विभक्त था, जैसे कि जल विभाग हो गया, विद्युत विभाग हो गया, अभी जो विभाग बनते हैं जल निगम है, विद्युत निगम है, ठीक है, इसी प्रकार से सहकार्य है, ठीक है, इसी प्रकार से काफी भागों में क्या किया, उन्हें विभागों में बांटना क्या कहलाता था, तीर्थ कहलाता था। इसी प्रकार से शासन मौर्य प्रशासन में क्या होता था, मौर्य प्रशासन में शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन में कई विभाग बनाए गए थे, उनको कई विभागों में क्या किया गया था, बांट दिया गया था, जिन्हें तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया, तीर्थ कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस और नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्र के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता, अमित्र के नाम से जाना जाता था, जिसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, शत्रुओं का संहारक। शत्रुओं का संहारक यानी कि जो शत्रुओं का संहार करे उसको क्या कहते हैं, अमित्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था, तो आंसर देख लेते हैं इसका। अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। किसके सिद्धांत का करता था, वसुधैव कुटुंबकम, किसको, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर क्या करता था, अनुमोदन करता था। अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के अनुमोदन पर क्या करता था, कार्य करता था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में समाज कितने वर्षों में बांटा गया था। वर्षों नहीं होगा, वर्गों। कितने वर्गों में मौर्य साम्राज्य में क्या किया गया था, बांटा गया था समाज को, तो 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण जो सबसे ऊपर थे, ठीक है, जो सबसे ऊपर थे, ठीक है, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। शूद्र को सबसे नीचे माना था, शूद्र को सबसे नीचे माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख स्थल क्या था, तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो उसका मुख्य कारण यही था कि अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना। अशोक के बाद, किसके बाद, अशोक के बाद कोई पराक्रमी और योग्य उत्तराधिकारी का ना होना मौर्य वंश का क्या था, पतन का एक मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति का क्या कार्य करती थी। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी, तो वह जन्म और मरण का क्या करती थी, हिसाब किताब रखती थी। क्या करती थी, जन्म और मरण का हिसाब किताब रखती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। आंसर देखने से पहले सबसे पहले आप क्लास में लाइक करें, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त, कौन, आदिराज महाराज गुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में की थी। कब की थी, 275 ईस्वी में क्या किया गया था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने की थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदिराज महाराज गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की क्या की, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि को किसने ग्रहण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि को धारण किया था। वह पहले व्यक्ति थे, कौन थे, वह पहले व्यक्ति थे जिसने महाराज अधिराज की उपाधि को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब चलाया। गुप्त संवत का प्रचलन कब और किसने चलाया, तो गुप्त संवत का प्रचलन भी किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि कब चलाया था, 319 से 320 में।
319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, महाकवि हरिशेर कौन था? महाकवि हरिशेर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि हरिशेर समुद्रगुप्त के मंत्री व दरबारी कवि थे। कौन थे? समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी कवि था। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति रचना किसके द्वारा लिखित है या किसने रचित की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशेर। किसने की है? हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण क्या थे? सेना नायक थे। क्या थे? समुद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ वो एक निपुण और सेना नायक थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त साम्राज्य गुप्त काल के दो प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम बताइए। गुप्त काल के दो प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो पहले थे आर्यभट्ट और दूसरे थे बरहामहिर। कौन थे? दूसरे थे बरहामहिर। पहले कौन से थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे बरहामहिर। कौन थे? बरहामहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। गुप्त काल के दो प्रमुख साहित्यकारों के नाम को बताइए। तो पहले थे कालिदास जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। क्या लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और दूसरे थे विष्णु शर्मा। दूसरे कौन थे? दूसरे कौन से थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चेदी वंश का प्रथम शासक कोकल्य था। कौन था? कोकल्य था। कोकल्य था। कौन था? कोकल्य प्रथम था। कौन था? कोकल्य प्रथम चेदी वंश का कौन था? पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, चालुक्य तथा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? अनहिलावाड़ थी। क्या थी? अनहिलवाड़ थी। क्या थी? अनहिलवाड़ा थी। क्या थी? अनहिलवाड़ा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी और इसके वास्तविक संस्थापक का भी नाम बताइए। तो प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? राजा नागभट्ट प्रथम। कौन थे? राजा नागभट्ट। राजा नागभट्ट प्रथम कौन थे? कि प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और जबकि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप इसका आंसर दें हरिश्चंद्र के द्वारा प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम कौन था? अंतिम शासक कौन था? चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय कौन थे? ये चहमान वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। कब थे? ठीक है, अब इनका हम समय पीरियड देख लेते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1169 से 1193। 1169 से 1193 इन्होंने क्या किया? 20 वर्षों तक राज्य किया। क्या किया? इन्होंने 20 वर्षों तक इस राज्य को संभाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? पाल राजवंश का प्रथम राजा या शासक कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, धर्मपाल पाल राजवंश का क्या था? प्रथम राजा या शासक था। कब था? 770 से 810। कब था? 770 से 810। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप इसका आंसर देंगे गोपाल।
कौन था? गोपाल। गोपाल पाल वंश का कौन था? संस्थापक था। जबकि प्रथम राजा कौन था? प्रथम राजा धर्मपाल था। कौन था? प्रथम राजा धर्मपाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर। भूमि की कर लेना, ठीक है, भूमि की कर लेना, कर यानी कि टैक्स लेना, भूमि का टैक्स लेना क्या था? राजपूत वंश का आय का एक प्रमुख स्रोत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा राजपूत काल में जनता का जीविका का मुख्य क्या था? मुख्य साधन क्या था? तो राजपूत काल में जनता की जीविका का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख साधन कृषि था। क्या था? वो कृषि के माध्यम से क्या करते थे? अपनी जीविका और जनता की जीविका को चलाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राजपूत काल में कौन सा धर्म प्रचलित था? राजपूत काल में कौन सा धर्म प्रचलित? तो राजपूत काल में ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म जो थे वो प्रचलित थे, यानी कि प्रचलित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राजपूत कालीन रचित नव साहंकार चरित व दश रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। राजपूत कालीन रचित, उन्होंने क्या रची है? नव सहसांक चरित। कौन सी? नव सहसांक चरित। और 10 रूपक के रचयिता कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नव सहसांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त हैं। कौन है? पद्मगुप्त हैं। जबकि 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। कौन है? धनंजय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राजपूत कालीन कला और स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी? नाम को लिखिए। राजपूत कालीन कला और स्थापत्य की शैलियां क्या क्या थी? तो वो शैलियां थी, नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी, ठीक है, द्रविड़ शैली थी, बेसर थी। क्या थी? बेसर। तो ये सब शैलियां किसकी थी? राजपूत कालीन कला और स्थापत्य की शैलियां थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 शाखाएं थी। इसका नाम भी बताइए, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है और 1 मार्क्स का है। तो इसमें आप इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। इसकी 3 शाखाएं थी। पहला था कल्याणी के चालुक्य, दूसरा था बातापी के चालुक्य और तीसरा था बेंगी के चालुक्य। क्या थी? एक बार फिर से देख लेते हैं। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली थी कल्याणी चालुक्य, दूसरी थी बातापी चालुक्य और तीसरी थी बेंगी के चालुक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कविराज मार्ग और रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, कविराज मार्ग और रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित एक कृति है? तो कविराज मार्ग अमोघ वर्ष के द्वारा लिखित है, जबकि रत्न मालिका जिनसेन द्वारा लिखित एक कृति है। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा, जबकि रत्न मालिका जिनसेन द्वारा लिखित यह कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ऐहोल का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऐहोल का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो बातापी के चालुक्यों के द्वारा ऐहोल का विष्णु मंदिर को बनवाया गया, उसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो उसका आंसर देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि को धारण किया था। आंसर को एक बार फिर से देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सालिकिक। कौन था? सालिकिक। भूमि कर वसूलने वाला व्यक्ति कौन था? उसको क्या कहते थे? उस अधिकारी को सालिकिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो हुड़ों का आक्रमण
कुमारगुप्त के समय हुआ था। कब हुआ था? कुमारगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो वह आंसर हो जाएगा पुरुगुप्त। कौन था? पुरुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चीनी यात्री फुहान किसके शासक काल में भारत भ्रमण पर आया था? चीनी यात्री फुहान किसके शासक काल में भारत में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फुहान आया था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुहान का वास्तविक नाम क्या है? फुहान का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंग। क्या था? कुंग फुहान का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चीनी यात्री फुहान का वास्तविक नाम क्या था? चीनी यात्री फुहान का वास्तविक नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि उसका क्या नाम था? कुंग था। क्या नाम था? कुंग नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुहान का क्या अर्थ होता है? फुहान का क्या अर्थ होता है? तो फुहान का अर्थ होता है धर्मगुरु या धर्म रक्षक। जो धर्म की रक्षा करे या धर्म की, ठीक है, धर्म की रक्षा करे, उसको क्या कहते हैं? फुहान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। गुप्त वंश का अंतिम और योग्य शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम और योग्य शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का अंतिम और योग्य शासक कौन था? स्कंद गुप्त विक्रमादित्य। कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का अंतिम व योग्य शासक कौन था? स्कंद गुप्त विक्रमादित्य। कौन था? स्कंद गुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का अंतिम और योग्य शासक था। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें इसका प्रथम संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? वो कौन था? गुप्त वंश का क्या था? पहला शासक था। कौन था? पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण वो लोग थे जो मध्य एशिया में खानाबदोश जंगलों के समूह में रहते थे। उन्हें हूण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हूण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? पुष्यभूति क्या था? पुष्यभूति वंश का प्रथम और प्रभावशाली शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सा उनके दरबारी कवि था? तो वो था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट का समय काल किस राजा के समय का था? तो हर्षवर्धन के समय का था बाणभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हर्ष के शासन काल में प्रांतों को कहा जाता था। हर्ष के शासन काल में प्रांतों को कहा जाता था। तो हर्ष के शासन काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो पहला है बाणभट्ट। कौन सा है? बाणभट्ट, जिनकी हर्ष चरित्र थी। ठीक है, इनकी क्या थी? हर्ष चरित्र थी। इनकी रचना क्या थी? हर्ष चरित्र थी। किसने लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है दिवाकर। नेक्स्ट कौन है? दिवाकर। तो हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वान कौन कौन है? बाणभट्ट और दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने कुलों का उल्लेख किया गया है? प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुल। कितने? 36 राजपूत कुल का वर्णन किया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? किसने इसका प्रतिपादन किया है? ठीक है, तो ये किया है कलहड़ ने। कौन? किसने रचना की है? कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेलों की राजधानी का नाम था खजुराहो। क्या था? खजुराहो। क्या था? खजुराहो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो शियक अथवा श्रीहर्ष। कौन था? शियक अथवा श्रीहर्ष। कौन था? शियक अथवा श्रीहर्ष जो था वो परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था गोविंद चंद्र। कौन था? गोविंद चंद्र गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। यह कब था? 1114 से 1115 ईस्वी में था। कब था? 1114 से 1115 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद्र चंद्रावर के, कौन सा? चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में जयचंद्र पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। कौन थी? एक विदुषी महिला थी। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो आप इसी प्रकार से आंसर लिख के आए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 1 मार्क्स के होते हैं। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चन का आप आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ऐवक का राज्यारोहण कब हुआ था? ऐवक का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ऐवक का राज्यारोहण हुआ था 25 जून 1206 में। कब हुआ था? 25 जून 1206 में। ऐवक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका राज्यारोहण कब हुआ? 25 जून 1206 में। ठीक है, 1206 में। इन्हीं ने किसकी स्थापना की थी? किसके स्थापना की थी? तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐबक को और किस नाम से जानते हैं? तो ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने कराया था। ऐबक ने क्या किया था? अढ़ाई दिन का झोपड़े का, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चालीसा क्या है? चालीसा क्या है? तो चालीसा क्या होता है? 40 तुर्की सरदारों का गुट होता है। क्या होता है चालीसा? 40 तुर्की सरदारों को क्या होता है? गुट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूर्ण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के निर्माण को संपन्न यानी कि पूर्ण कराया। जबकि कुतुबुद्दीन का निर्माण के लिए शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ऐबक ने। कौन से ऐबक ने? ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की क्या की थी? निर्माण की शुरुआत की थी। जबकि इसका पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। जबकि इसको पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? सल्तनत कालीन पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी जिसने क्या किया था? जिसने क्या किया था? सल्तनत काल पे राज्य किया था। ठीक है, तो इनकी ईयर पूछी जा सकती है। तो इनकी ईयर पूछी जा सकती है कि 1236 से 1246 तक इन्होंने क्या किया था? राजगद्दी पे बैठी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो खिलजी वंश का शुरुआत कब हुई थी? 1290 में हुई थी। और खत्म कब हुआ था? 1320 में खिलजी वंश का क्या हुआ था? समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 में जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। किसने की थी? जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने
क्या किया था? भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1290 में। कब की थी? 1290 में की थी। और कब तक चला था ये? 1320 तक खिलजी वंश रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खिलजी। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो वो 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। गुलरुखी के नाम से किस शासक ने कविताएं लिखी थी? तो गुलरुखी के नाम से किस शासक को कहा जाता था या किसने कविताएं लिखी थी? तो वो था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य धर्म प्रधान राज्य था। कैसा था? धर्म प्रधान राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नूह सिफेहर व तुगलकनामा की रचना किसने की थी? नूह सिफेहर और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। राज तरंगड़ी की रचनाकार कौन है? राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हड़। कौन है? कल्हड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सल्तनत काल में कितने कर लिए गए थे? सल्तनत काल में कितने करों को लिया गया था? तो 4 प्रकार की करों को लिया गया था, जैसे खम्स कहते हैं, जजिया, जकात व खराज। इन सबको क्या कहते हैं? सल्तनत काल में इन करों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सल्तनत काल 1206 से 1526 के मध्य हिंदी सल्तनत में कितने राजवंशों की ने शासन किया था? तो कितने राजवंशों ने किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। अब हम इनको देख लेते हैं कि सल्तनत काल में 1206 से 1526 तक के मध्य के सल्तनत काल में कितने राजवंश हुए? तो 5 हुए थे। अब हम इनके नाम देख लेते हैं। पहला था गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा था खिलजी वंश। ठीक है, तीसरा था तुगलक वंश। चौथा था सैयद वंश। और पांचवा क्या था? पांचवा था लोदी वंश। क्या था? पांचवा था लोदी वंश। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि सल्तनत काल में कितने राजवंश थे? 5 राजवंश थे। और कौन कौन से थे? इनका नाम एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पहला था गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा था तुगलक वंश। चौथा था सैयद वंश। और पांचवा क्या था? पांचवा था लोदी वंश। था। इसका समय काल क्या था? 1206 से 1526। इसके बाद क्या आया था? इसके बाद मुगल काल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो पहला है कृष्ण प्रथम, दूसरा है ध्रुव तारा वर्ष, तीसरा है गोविंद द्वितीय और चौथा है अमोघ वर्ष। तो कौन थे ये? ये थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारा वर्ष, गोविंद द्वितीय और चौथा है अमोघ वर्ष।
चौथा है अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम। चोल वंश के प्रमुख 4 शासकों के नाम, पहला है आदित्य प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र द्वितीय और चौथा है कोलोतुंग। क्या है? कोलोतुंग। ये सभी चोल वंश के क्या है? शासक हैं। आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहर किसके द्वारा रचित कृति है? पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहन कृति को क्या किया गया है? रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बेंगो के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? बेंगो के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये संस्थापक तो ही कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये क्या थी? कांची। क्या थी? कांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म और ये कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, यानी कि हिजरी संबत 53 वर्ष पूर्व अरब नगर के कहाँ हुआ था? मक्का नगर में हुआ था। अरब के मक्का नगर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो यामनी वंश के नाम से गजनवी वंश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत किए बताए गए हैं? ठीक है, कितने कर्म सिद्धांतों को बताया गया है? तो ये 5 बताए गए हैं। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, जकात, हज। ये सभी इस्लाम धर्म के प्रत्येक मुसलमान को कर्म के सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय में मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। लाख वक्ष यानी कि लाखों का दान करने वाला, यानी कि लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? लाख वक्ष की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी? 1206 में। कब हुई अपना? 1206 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो ये भी किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भक्ति संतों का मूल आधार क्या था? भक्ति संतों का मूल आधार क्या था? तो पाचार ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित ही भक्ति संतों का क्या था? मतलब ईश्वर से संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का ये क्या था? मूल आधार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम, जैसे रामानुज है, निम्बार्क है, ये सभी कौन थे? ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया था? बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया था? इसका आंसर हो जाएगा 14। आंसर हो जाएगा 14 राज्यों ने क्या किया था? बहमनी राज्य में क्या किया था? शासक किया था।
आप इसमें अपना स्कोर जरूर बताएं कि 120 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, जिससे आपके प्रैक्टिस का हमें पता चल सके कि आपकी प्रैक्टिस किस मोड पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एथनेसिमस निकेतन। कौन था? एथनेसियन निकितन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन के कितने राज्यों का उदय हुआ? बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन के 5 राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था, जो थे बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। कौन कौन से थे, इनके नाम को एक बार फिर से जान लेते हैं। पहला है बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ये बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में नए राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि किसने की थी, और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी कल के क्लास में मैंने पूरा बताया है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, आंध्र भोज उपाधि किसे दी गई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी? कृष्णदेव राय को प्राप्त हुई थी आंध्र भोज की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर साम्राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य तो था वो। तो आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। किस पर आधारित था? सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में क्या था? विभाजित था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यह 6 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में विभाजित था। 6 प्रांतों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? तो चंद्रमा की मुख्य रूप से कुल 3 गतियां होती हैं। चंद्रमा की मुख्य रूप से कुल 3 गतियां होती हैं। पहली है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति और तीसरी है सूर्य के सापेक्ष गति। तीसरी है सूर्य के सापेक्ष गति। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। चंद्रमा की कुल गतियां 3 हैं, जिनमें घूर्णन गति, परिक्रमण गति और सूर्य के सापेक्ष गति। ये कौन सी गति हैं? ये चंद्रमा की मुख्य रूप से 3 गतियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा की परिक्रमा अक्ष के परितः 29 दिनों में, कितने दिनों में? 29 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिक्रमण या परिभ्रमण पूरा करता है। एक परिक्रमा में लगा समय क्या होता है? तो वह 29 दिन क्या होता है? 29 दिन या इससे अधिक क्या कहलाता है? एक पूरा परिक्रमण काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, चंद्रवर्ष क्या है? चंद्रवर्ष क्या है? तो आंसर देखते हैं। कुल 12 चंद्रमासों का समूह। कुल 12 चंद्रमासों का समूह क्या कहलाता है? चंद्रवर्ष कहलाता है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास से अपना रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर देख लेते हैं। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंगेज खान ने की। किसने की? चंगेज खान ने। चंगेज खान ने क्या किया? मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। क्या किया? मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन बनाया? चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को चंगेज खान ने अपने अधीन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, तैमूर का जन्म कब और कहां हुआ था? तैमूर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में हुआ था। ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश केस नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के
केस नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर? केश नामक स्थान पर हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, दिल्ली के तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था? दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य को कब स्थापित किया था? तो 1398 में। कब किया था? 1398 में दिल्ली में तैमूर ने क्या किया था? तैमूर ने क्या किया था? दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया था। क्या किया था? अपना अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? सल्तनत काल का साम्राज्य 320 साल तक चला। कब तक चला? 320 साल तक सल्तनत काल का साम्राज्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो साम्राज्य की विशालता होना इसका पतन का एक मुख्य कारण था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सल्तनत के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो सल्तनत काल में प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये कौन से उसके संस्थापक थे? ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। जबकि इसके प्रारंभ के होकर इब्राहिम लोदी जो थे वो क्या थे? अंतिम शासक थे। तो ये कौन से वंश के थे? ये लोदी वंश के थे। मैंने आपको ऊपर समझाया है कि सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 वंश थे। कितने थे? 5 वंश थे। कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 टोटल 5 वंश इसमें थे। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें प्रथम कौन था? प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अंतिम कौन शासक था? तो वो इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, सूफी क्या है? सूफी क्या है? तो सूफी वो होते हैं जो अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। अरब में जो व्यक्ति सफ, जिसको सफ कहते हैं, भेड़ के बालों के वस्त्र को पहनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूफी संप्रदाय क्या है? सूफी संप्रदाय क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसे मुस्लिम रहस्यमयी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्लिम रहस्यमयी आंदोलन। क्या कहा जाता है? मुस्लिम रहस्यमयी आंदोलन भी कहा जाता है। सूफी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? मुस्लिम रहस्यमयी आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि वह सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति क्या करे? प्रेम सिखा सके। ठीक है, सूफी आंदोलन का एकमात्र क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम को सिखाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117, सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का क्या है? अंग है। तो वह मुस्लिम संप्रदाय का अंग है। क्या है? मुस्लिम संप्रदाय का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चनों की संख्या हमारी खत्म होने वाली है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 1 से 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं, जिससे आपको के ठीक हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों का जीवन किस प्रकार का था? तो आंसर देखते हैं। सूफी संतों ने खानकाह बनाए थे। क्या बनवाए थे? खानकाह बनवाए थे, जहां वो रहते थे। उनके रहने के स्थान को क्या कहते थे? सूफी संतों के रहने के स्थान को खानकाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। वे वहां पर रहते थे और उपदेश देते थे और मानव सेवा करते थे, मानव सेवा को करते थे। तो सूफी संतों का जीवन इसी प्रकार का था। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? आंसर देखते हैं। भक्ति की धारणा का अर्थ होता है एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति का अर्थ होता है एक ईश्वर, यानी कि एक ईश्वर के ऊपर सच्ची श्रद्धा या निष्ठा। एक ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा या निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों और यज्ञों को परित्याग किया था। भक्ति आंदोलन में क्या किया था? उनके उपासकों ने क्या किया? विधियों के रूप में कर्म कांडों और यज्ञों का क्या किया था? परित्याग किया था। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था?
भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके प्रमुख कारण मुख्य रूप से दो थे। कौन कौन से थे? पहला था इस्लाम धर्म के आक्रमणों से सुरक्षा करना, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा करना, और दूसरा था हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में सुधार की आवश्यकता। इसको आंसर को एक बार फिर से देखते हैं कि इसके उदय के दो प्रमुख कारण थे। पहला था इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा और दूसरा था हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।